किसी ने क्या खूब कहा है, सुनना, किसी ने क्या खूब कहा है, कामयाब होना है जिंदगी में, कामयाब होना है जिंदगी में तो मेहनत पे विश्वास करो। सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ देते हैं। सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ देते हैं। तो हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी? मैं हूं धीरज कुमार और लेकर आया आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। हम थर्मोडायनामिक्स की सीरीज पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स की सीरीज में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेस बताए। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस, इररिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में भी जिक्र किया था मैंने। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जो आज थर्मोडायनामिक्स, जो रियल थर्मोडायनामिक्स शुरू होती है यहां से। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को और इसके साथ साथ वर्क को, आई मीन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे। तो कोशिश रहेगी मेरी कि आज एक दो क्वेश्चंस भी थर्मोडायनामिक्स पे आपको दूं, जो आप लोग लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जो आप सोल्व करेंगे और आंसर को कमेंट सेक्शन में पिन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां वर्क एंड हीट से, वर्क एंड हीट आज का हमारा टॉपिक रहेगा अराउंड वर्क और हीट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वर्क और हीट को समझने से पहले मैं यहां सबसे पहले वर्क आप लोगों को बताऊंगा कि वर्क क्या होता है। सर सुबह सुबह काम पे जाते हैं वो वर्क होता है? हाँ बिल्कुल होता है भाई, होता है। लेकिन अब यहां देखो, थर्मोडायनामिक्स वो अजूबा है कि ये कभी किसी को मान लेता है कि हाँ होता होगा, कभी कहता है कि नहीं होता, नहीं मानता मैं तो। कभी कहते हैं टेंशन प्रेशर जीरो के बराबर होता है, कभी कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इन्हीं चीजों को तो समझना है। इसी के लिए तो मैं आपके साथ हूं कि थर्मोडायनामिक्स का जो भूत है उस भूत को दूर भगाना है और इससे ना हमें कुछ सीखना है कि हाँ एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स क्या है। एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको समझा कौन रहा है। हम समझा रहे हैं, अब हम समझा रहे तो समझ में आएगा। वर्क की बात करें, अब सुनो, मैं यहां ना एक डायग्राम बना दूं। कोशिश रहेगी कि चित्रकारी में हमारा हाथ तो खैर तंग है, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। और सुना है कभी मैंने, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, सिर्फ बेइज्जती होती है। ऐसा सोशल मीडिया कहता है, लेकिन बेइज्जती का कोई चक्कर नहीं होता। मानो यहां ना एक गैस भरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो आप क्लास में छोड़ देते हो, तो यहां ये पिस्टन लगा हुआ है। यहां क्या है? पिस्टन। ध्यान देना, पिस्टन नहीं है, पिस्टन है, पिस्टन, नोट अ पिस्टल। कभी तुम सोचो कि कट्टा वट्टा लेके आ रहे हो सर। अच्छा, हम क्या करते, यहां जरा देखो ध्यान से, हमने इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया। सेम सिलेंडर है ये, मतलब सेम कंटेनर, और यहां जैसे ही प्रेशर लगाया ये गैस थोड़ी सी कंप्रेस हो गई। गैस क्या हो गई? अच्छा, इसका जो रियल वॉल्यूम था, मतलब जब तक आपने प्रेशर नहीं लगाया था तो वो वॉल्यूम जो था वो इतना था। ऊपर दिख रहा है आपको? प्रेशर लगाते ही क्या हुआ, ये इनसाइड इसके अंदर पुश हो गया, अंदर की साइड चला गया। अंदर की साइड चला तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना? L के बराबर में इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहां प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया और इसका एरिया कम हो गया। मतलब कि अब हम वर्क के ऊपर वापस चलते हैं। सुनो, अब दो काम होंगे। दो कैसे? एक तो मैंने क्या किया कि प्रेशर लगा दिया, लगाते ही ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, अंदर की साइड आ गया। दूसरा, अंदर से क्या होगा, गैस भी तो प्रेशर लगा सकती है। ये भी तो हम माने कि वो बेचारी चुपचाप थोड़े ना बैठी रहेगी, वो क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी। अब प्रेशर लगाएगी, मानो आपने ऊपर से पिस्टन पे से प्रेशर हटा दिया, हटाते गैस एकदम से बूम करेगी, बाहर निकलेगी। मतलब कि इस पिस्टन को धकेल देगी पीछे कि बोल तू निकल यहां से, बहुत देर होगी दबाते दबाते। तो अब दो तरीके से कि एक बार तो गैस ने क्या किया कि पिस्टन को पीछे हटा दिया, दूसरा हमने क्या किया, पिस्टन को आगे की तरफ दबा दिया। अब इन्हीं चीज को तो समझेंगे हम। वर्क पढ़ेंगे। वर्क में सबसे पहले आप देखो फोर्स, सॉरी प्रेशर। आप क्या पढ़ रहे हो? आप देखो प्रेशर। अच्छा, प्रेशर पे लगाया आपने तो क्या हुआ, प्रेशर से आपका फोर्स जनरेट हुआ और फोर्स जनरेट होने से आपका एरिया कम हो गया। ऐसा ही तो हुआ। फोर्स जैसे ही लगाया आप क्या करते हो, एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन एरिया, मैं ऐसे लिख सकता हूं।
अगर मुझे यहां से फोर्स कैलकुलेट करना पड़ जाए गलती से तो मैं लिख दूंगा प्रेशर इंटू एरिया। क्या लिख दूंगा? प्रेशर इंटू एरिया लिख सकता हूं। आप साथ भी नोट कर सकते हैं, मैं आपको समय दे दूंगा नोट करने का। अब बात करें आगे। क्या अब हम बात कर रहे हैं कि भाई वर्क, कभी ना कभी 10th 9th क्लास में हमने वर्क जरूर पढ़ा होगा साइंस में। अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो गलती से ही पढ़ लिया होगा। वर्क का मतलब होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और इंटू फोर्स। यहां डिस्प्लेसमेंट कितना है? एल है। अब हम क्या करें कि W, मैं W से स्मॉल w, मैंने कहा कि ये जो वर्क है ये एक पाथ फंक्शन है। मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बता रखा है कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, फोर्स इनटू किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। फोर्स इनटू किसके बराबर? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब फोर्स क्या है? फोर्स है प्रेशर इनटू एरिया, तो आप लिख दो प्रेशर इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट को भी मैं क्या लिख दूं? एल के बराबर लिख दूं। अच्छा, इनको फोर्स इनटू एरिया मतलब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं चेंज इन वॉल्यूम। क्या लग रहा है कि जैसे प्रेशर लगाया गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया? बिल्कुल लिख सकता हूं। देन W विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ P डेल्टा V। आप इतना लिखें, P क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है। P क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर है। अच्छा सर, नेगेटिव क्यों लगा दिया? सर नेगेटिव क्यों यूज किया? हमने यहां प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने पर क्या हुआ? जैसे ही प्रेशर लगाया वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। इसका मतलब नेगेटिव साइन, मैं ऐसे लिखूं कि नेगेटिव साइन शोज दैट डिक्रीज इन वॉल्यूम, या इंडिकेट्स दैट भी लिख सकते हो डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, नेगेटिव साइन जो है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भैया आप जो काम कर रहे हो उससे गैस का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, उससे गैस का वॉल्यूम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल मतलब प्रेशर एक्सटर्नल और डेल्टा V। अगर इंटरनल प्रेशर होता गैस का देन मैं इसे पॉजिटिव ले सकता था। अब समझो कि अब एक गैस दो तरीके से काम कर सकती है। दो तरीके से मतलब पहला समझो कि मैं कहूं एक्सपेंशन, मैं क्या कहूं? एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क का मतलब कि आपने एक्सपेंड करना। क्या करना? एक्सपेंड करना। इट मींस कि ये गैस खुद से प्रेशर लगा के इस पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलेगी। समझो, क्या समझो? कुछ समझ नहीं आ रहा? कहां से शुरू कर दिए थर्मोडायनेमिक्स, हमें कुछ नहीं आता। अरे कैसे नहीं आएगा? समझो तुम, मानो यहां पिस्टन है, क्लियर? ये गैस है, एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं मैं। इस गैस ने प्रेशर लगाया और इस पिस्टन को धकेल कर यहां ला दिया। इसका मतलब ये क्या था? इसका इनिशियल वॉल्यूम। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका फाइनल वॉल्यूम। ऊपर आ गया फाइनल वॉल्यूम। क्या तुम ये कह सकते हो क्या एक्सपेंशन है? इसका मतलब कि V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल। भाई मतलब कि V2 ज्यादा है किससे? V1 से ज्यादा है। इसका मतलब अगर आप डेल्टा V निकालोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू? कि VF माइनस V इनिशियल विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव। ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। अच्छा, प्रेशर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। प्रेशर भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। अब इस इक्वेशन पे आते हैं वापस से। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? कि W एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये वर्क की इक्वेशन है। अब मेरी भावनाओं को समझने की थोड़ी कोशिश करना। P एक्सटर्नल पॉजिटिव है, मतलब कि मैं कहूं कि विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर पॉजिटिव है, उसके बाद dV चेंज इन वॉल्यूम भी क्या है? पॉजिटिव है।
अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, दो चीजें पॉजिटिव है नेगेटिव, तो वर्क विल बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लिखेंगे कि अब काम किसने किया, गैस ने किया, एक्सपेंड होने का। इसका मतलब आप लिख लो फॉर एक्सपेंशन वर्क, वर्क डन विल बी नेगेटिव, या आप ये लिखो वर्क डन बाय अ गैस और वर्क डन बाय अ सिस्टम। वर्क डन बाय अ सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब कि अगर आपका सिस्टम काम करेगा या एक्सपेंशन वर्क है तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो समझ गए होंगे आप। इसी तरीके से अब अगर मैं ये ढक्कन जो है ढक्कन हो रखा है, बार बार निकल के गिरता है। सिमिलरली अब मैं आपको समझाना चाहूं कि फॉर कंप्रेशन वर्क, इसे कॉपी करो फिर आगे पढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। हाँ, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, या स्क्रीनशॉट ना लेकर आप इन्हें साथ के साथ नोट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसे मिटा ही देते हैं सारा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो बहुत देर पहले हो गया, खैर। हाँ, अब सुनो, W विल बी इक्वल्स टू, मैंने क्या लिखा, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V के बराबर। अब लिखो फॉर कंप्रेशन वर्क, फॉर कंप्रेशन वर्क। अच्छा, कंप्रेशन वर्क का मतलब कि आपने क्या किया, आपने ये पिस्टन आपने सिलेंडर लिया, इसके अंदर एक पिस्टन लगाया, यहां कोई भी गैस है, आप क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, मतलब प्रेशर लगा रहे हो। प्रेशर लगाने पर मानो वॉल्यूम यहां आ गया, इसका मतलब कि ये आपका V इनिशियल था, ये आपका V फाइनल हो गया। समझ गए? अगर मुझे यहां से चेंज इन वॉल्यूम dV निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि V फाइनल माइनस V इनिशियल। करूंगा कि नहीं करूंगा? अच्छा, अगर मैं ऐसा करता हूं तो V, अब मुझे यह भी तो पता है कि V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल। लग रहा है, दिख रहा है। अब क्या करूं, अब ये जो वैल्यू आएगी डेल्टा V की, जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसी वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी। अब सुनो, पहले W विल बी इक्वल्स टू माइनस है, P एक्सटर्नल चाहे पॉजिटिव हो नो प्रॉब्लम, वॉल्यूम क्या है, नेगेटिव है। ये माइनस दोनों आपस में भिड़ेंगे और भिड़ते पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब टकराएंगे नहीं, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है यार। तो W विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, पॉजिटिव के बराबर। मतलब समझे क्या, कि अगर सिस्टम वर्क करेगा तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर सिस्टम वर्क करने का मतलब है एक्सपेंशन वर्क के लिए W विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव। अब मैं कह दूं फॉर कंप्रेशन वर्क, फॉर कंप्रेशन वर्क क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। या मैं कह दूं वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन गैस लिख सकते हो या ऑन सिस्टम लिख सकते हो, प्यार से लिखना जो भी लिखो। सिस्टम एज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मतलब काम आप सिस्टम पे कर रहे हो तो आप करना चाहते हो तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव वैसे ही आनी है। क्लियर? मुझे लगता है कि ये तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, ये क्या लोचा है सारी चीजें। इसी के ऊपर बेस अब कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। पहला स्टार पॉइंट डाल कर लिखे फॉर फ्री एक्सपेंशन, फॉर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब आपने गैस डाली है और एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, मतलब
गैस जितना मर्जी है निकल सकती है। मतलब मैं ये कह दूं कि वैक्यूम इवैक्यूलेटेड वेसल, आप लिखते जाओ बस, वैक्यूम इवैक्यूलेटेड मतलब कि आपने गैस डाली हुई है, आपका पिस्टन यहां लगा हुआ है, इसमें गैस है, लेकिन बाहर का जो पी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इट मींस कि ये गैस कितनी भी एक्सपेंड हो सकती है, फ्री एक्सपेंशन। गुब्बारे में हवा भरते हो, वैक्यूम में ले जाके छोड़ दो, तुरंत निकल जाएगी सारी हवा। तो उसके लिए एक्सटर्नल प्रेशर 0 है। अब 0 का मतलब पी एक्सटर्नल 0। हमने अभी अभी पढ़ा कि W विल इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हमने अभी तो पढ़ा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। जब आपको पता है कि P किसके बराबर? 0 के बराबर, देन W विल बी इक्वल्स टू 0। देन W विल बी इक्वल्स टू 0। नोट कर लीजिएगा। हम क्या कह सकते हैं कि फॉर फ्री एक्सपेंशन, फॉर फ्री एक्सपेंशन वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। किसके बराबर होगा ये? 0 के बराबर होगा। आप इसे नोट करें। फिर चलते हैं नेक्स्ट जो टर्म हमारी, मैं यहीं पे समझा दूंगा, नोट कर लो आप, कर लो नोट कर लो। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, और अगर नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन करा हुआ है, वहां पे जाके देख लें, पता लग जाएगा आइसोकोरिक क्या है। वैसे मैं बता भी देता हूं कि वॉल्यूम यहां कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब कि डेल्टा V की जो वैल्यू है वो 0 रहती है। अगर ये 0, तो देखो ना W विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अच्छा, डेल्टा V तो क्या है? 0 के बराबर, देन W भी क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन is always equal to 0। इसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, लेकिन इन्हीं कंडीशंस पे होना चाहिए। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है माइनस पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू 0, देन वर्क डन। अगर हम प्री एक्सपेंशन की बात करें तो भी 0। अगर मैं यहां कहूं कि भाई आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करो तो भी 0 होता है। आइसोथर्मल का मैंने जिक्र ही नहीं किया अभी तक, ठीक है ना? लिखो इसे, पॉज करके नोट कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ, तो आपने नोट कर लिया। ये था हमारा वर्क। ये क्या था? वर्क था। वर्क बोले तो फ्रेंच भाषा में वर्क, मतलब फ्रेंच भाषा में वर्क था, वर्क। तो भैया ये वर्क था, और अब हम पढ़ेंगे हीट। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भैया, हम पढ़ने वाले हीट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और हम यहां लिख देते हैं इसके बारे में थोड़ी प्रेम से एक बात कि हीट इज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट इज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दूसरा, हीट इज ए स्टेट फंक्शन। हीट सॉरी, ये क्या हो गया हमसे? ये तो पाप हो गया। हीट इज ए पाथ फंक्शन। हमसे पाप हो गया कि हमने हीट को स्टेट फंक्शन बता दिया। पाथ फंक्शन होता है। अब सुनो, मैंने कहा हीट इज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सर ऐसा नहीं होता। हमारे नारनौल में हरियाणा की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये गर्मी खिसक के रोहतक की तरफ नहीं जाती है,
ऐसा ही नहीं, ऐसा ही होता है कि हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है या करती है। ठीक है, अब इसके यूनिट्स देख लो, ये काम आएंगे। हीट की जो यूनिट्स होती है आप जूल में रिप्रेजेंट करते हो, मतलब जूल इसके यूनिट यूज करते हो, किलो जूल भी इसकी यूनिट यूज करते हो, आप कैलोरी भी यूनिट यूज करते हो। क्या क्या? जूल कर सकते हो, किलो जूल कर सकते हो और कैलोरीज यूज कर सकते हो। अब कुछ टर्म्स ऐसी जिनको आप इंटर कन्वर्ट करेंगे। इंटर कन्वर्ट का मतलब कि जैसे मैं कहूं 1 लीटर एटीएम या 1 एटीएम लीटर बराबर होता है 101.3 जूल के बराबर। ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 1 जूल बराबर 10⁻⁻7 आर्ग के बराबर होता है, आर्ग्स के बराबर। 1 जूल बराबर 10⁻⁻7 आर्ग्स के बराबर होता है। और 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी बराबर जो होता है, मतलब 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल एंड इट विल नियरली इक्वल टू 4.2 जूल के बराबर। यूनिट्स कन्वर्ट कर रही हैं आपको। 1 एटीएम लीटर बराबर 101.3 जूल के बराबर, मतलब इसके इक्वल होता है 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁻7 आर्ग्स के बराबर। अब यहां 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.1 आप लिख सकते हो, इससे ना जूल को कन्वर्ट कर सकते हो कैलोरीज के अंदर। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल एंड इट विल बी नियरली इक्वल्स टू, हम कैलकुलेशन के आसान बनाने के लिए आप इसे 4.2 जूल के बराबर लिख सकते हो। उसके बाद आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, यहां होता है कि भाई मैंने लिखा हुआ है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स थी जिसमें आप इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे हीट का, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। फिर 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। ये क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लास्ट में सोल्व करवाऊंगा। आप कुछ स्टेटमेंट्स मेरी लिख लीजिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगी। पहला काम, पहली स्टेटमेंट, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। उसके बाद हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ये नेगेटिव होगी। कहूं मैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ये वैल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा? नेगेटिव होगा। सिमिलरली हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, ये काम की चीजें हैं, ये याद रखोगे तो बहुत काम आएगा। ये होगा पॉजिटिव। लिख लो इसे एक बार। इसे लिख लो कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब आप सिस्टम पे काम करेंगे इट विल बी पॉजिटिव। वर्क हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, इट विल बी नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, इट विल बी नेगेटिव एंड हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। क्लियर? अब एक टर्म डिफाइन करते हैं हम यहां से, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, इसे E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द energies of the system. It is the sum of all the energies of the system. एक सिस्टम के द्वारा जितनी भी एनर्जी यूज करी जाती है या जितनी भी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, आप उसे क्या कहते हो? इंटरनल एनर्जी कहते हो। इट मीन्स आप लिख सकते हो कि इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, एक सिस्टम में क्या हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी हो सकती है,
एक सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं मैंने सुना है रोटेशनल एनर्जी भी होती है, थर्मल एनर्जी भी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होती है। देखो कितनी सारी एनर्जी की बात कर रहा हूं, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, और एज सो ऑन। जितनी भी एनर्जी एक सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं उन सब का जोड़ जो कहलाता है, उन सब का सम जो कहलाता है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा, सबका जो जोड़ है वो ऐसा होता है। उसके बाद वी कैन नोट, अब यहां ना एक नोट डालकर लिख लो। नोट कैसा? एक इंपॉर्टेंट नोट है कि वी कांट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। We can't calculate absolute value of internal energy, so we calculate change in internal energy। इसलिए हम क्या करेंगे, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो मैं यहां लिख दूं कि डेल्टा ई बराबर होगा ई ऑफ फाइनल माइनस ई ऑफ इनिशियल। बस इतनी सी बात, कॉपी कीजिएगा। लिखा? लिख लिया सर, लिख लिया। आपने कहा और हमने लिख लिया, ठीक है। पोज करके लिख सकते हो या आराम से बैठकर कॉफी पीते पीते लिख सकते हो। सर कॉफी नहीं मिलती, घर वाले मारते हैं कि कॉफी पीते हो, पर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं आगे की। एक चीज और, क्या? इंटरनल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट है कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखना, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एनर्जी को बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। खैर, अब यहां मैं ये कह दूं, एक दो स्टेटमेंट्स हो रहे हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर? 0 के बराबर। देन आप लिख सकते हो डेल्टा ई मतलब इंटरनल एनर्जी भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्लियर? एक चीज और, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, आज हमसे पाप ही पाप हो रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस, अब आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? 0 के बराबर। इट मींस डेल्टा टी इसके लिए भी 0 होगा। अगर इसके लिए भी 0 होगा तो डेल्टा ई इसके लिए भी क्या होगा? 0 होगा। मतलब अब एक चीज कंफर्म हो गई हमें, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी इंटरनल एनर्जी 0 है और साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसे नोट करें, आगे की बात करते हैं। फिर आप काम की बातें, काम की बात शुरू होती है यहां से। मैं लिखता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बड़े काम की चीज है, कहते हो FLTD कहते हैं हम इसे प्यार से, FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वैसे हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ना है, वैसे हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ना है। खैर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किसके ऊपर बेस है? यह है लॉ ऑफ, या मैं कह दूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। इसकी स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू FLTD, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो इसे बनाया जा सकता है
nor be destroyed, nor be destroyed। सर हम बता कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, ना हम खत्म कर सकते, ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप कहोगे सर हम कर देंगे, हमने हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर लिया, आप इसकी बात करते हो। खैर ऐसा नहीं है, ये सब मजाक की बात है, आप पढ़ सकते हो अच्छे से और मेहनत करोगे तो सफल भी रहोगे। एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्या होगा चाचा, मतलब थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आप, घंटा कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें, करने के बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड, ऐसे लिखता हूं, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनोदर फॉर्म। लेकिन आप इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। समझ गए होंगे कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसका एक चीज और समझो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसके अकॉर्डिंग इसकी एक स्टेटमेंट है क्या, कि डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और सारा खेल यहीं से शुरू होता है और इसी पे आके खत्म हो जाता है। डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है और इसी इक्वेशन पर बेस्ड हम सब कुछ यहां से सोल्व करेंगे। तो इतना तो आपको समझ आया होगा, आप इसे कॉपी करें, फिर हम पढ़ते हैं आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। हो गया, चलो आपने इसे कॉपी कर लिया, हमें अच्छा लग रहा है कि आपने इसे कॉपी कर लिया। मुझे क्या पता भैया आपने करा कि नहीं करा, कमेंट में बता दीजिए कि आपने कॉपी कर लिया तो यस, और नहीं करा तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते, आप नो टाइप कर सकते हो। खैर अब बात करें आगे की। हमने अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहां दिख जाएगा, यहां दिखेगा तो डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू, आपने लिखा है क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन है। अब फॉर आइडल गैस, यहां से लिख के चलता हूं मैं, फॉर आइडल गैस, क्योंकि हम एक आइडल गैस के लिए ही सब कुछ डिफाइन करने वाले हैं, फॉर ए आइडल गैस। अब सुनो, मैंने तुम्हें अलग अलग प्रकार के प्रोसेस बताए, आइसोथर्मल बताया, आइसोकोरिक बताया, आइसोबैरिक बताया, एडियाबैटिक प्रोसेस बताया। तो उन्हीं प्रोसेसेस के ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो आज के लिए हम पहले पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या है, हमें पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, सारी चीजें रिपीट होती है, बस प्यार से समझने की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर कांस्टेंट, इट मींस डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 0। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा कि जहां डेल्टा टी 0 होता है वहां डेल्टा ई भी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे साइक्लिक प्रोसेस की जब बात हो रही थी, उससे पहले अगर डेल्टा ई बराबर 0 है, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूंगा तो Q प्लस डब्ल्यू बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कहां से आया ये, फ्रॉम FLTD। कहां से आया ये, FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से आया। क्लियर। अब आपको एक चीज जरूर पता लग गई होगी, क्या, कि अगर ये 0 है, अगर ये 0 है मतलब मैं यहां लिखता हूं Q प्लस डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। अब यहां दो कंडीशंस हो सकती है, प्यार से सुनना कि दो कंडीशंस हो सकती है। कौन कौन सी, या तो आप लिख सकते हो Q विल बी इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, और या आप लिख सकते हो W विल बी इक्वल्स टू माइनस Q। ऐसा ही तो लिख सकते हो। अगर Q निकालना है तो ये इधर चला जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, अगर W निकालना है तो वो माइनस Q हो जाएगा। क्लियर। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको दो लाइनें जरूर लिखवाई थी, क्या, कि क्या लिखवाया मैंने, ये याद करना कि वर्क डन ऑन सिस्टम,
कैसा होता है? पॉजिटिव। वर्क डन बाय सिस्टम कैसा होता है? नेगेटिव। अच्छा, हीट मैं कहूं कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम कैसी? पॉजिटिव। और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम कैसी? नेगेटिव। चारों स्टेटमेंट याद रखो, यहां अप्लाई करने वाला हूं। वर्क क्या है? नेगेटिव है। क्यू क्या है? पॉजिटिव है। क्यू पॉजिटिव कब होती है? जब हीट एब्जॉर्ब करता है सिस्टम। इट मींस मैं लिख दूं ना कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है ना? W नेगेटिव कब होगा? जब सिस्टम ने काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो आप ये कह सकते हो कब होगा? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू कब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। यहां क्या लिख सकते हो? W पॉजिटिव है। W पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू किसके बराबर? हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। सिस्टम क्लियर? यहां हीट रिलीज करेगा और यहां वर्क डन ऑन द सिस्टम। W पॉजिटिव होगा कब? वर्क डन ऑन द सिस्टम। लिख लो आप इसे। किसके लिए? लेकिन हां, यह सिर्फ और सिर्फ लागू होता है फॉर आइसोथर्मल, दोनों कंडीशंस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लागू होता है। इसके लिए लागू होता है ये? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये लागू होता है। ठीक है, कॉपी करें आप इसे। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों ने इसे कॉपी किया होगा, बिल्कुल कर लिया होगा। ठीक है, सिमिलर। अब देखो, इस कंडीशन को चेंज करता हूं मैं। अब क्या करता हूं मैं? इस कंडीशन को चेंज करता हूं। कैसे चेंज करूंगा? फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अब मैं यहां ऊपर लिख दूं फॉर साइक्लिक प्रोसेस। अब इसको मैं यहां से चेंज करके ना क्या लिख दूंगा? साइक्लिक प्रोसेस लिख दूंगा। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा ई विल बी इक्वल टू किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अच्छा, डेल्टा ई बराबर 0 तो क्या होगा? Q प्लस W बराबर भी किसके होगा? 0 के बराबर होगा। सेम कंडीशन लागू हो जाएगी कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, W बराबर -Q और Q बराबर -W। सेम आप लिख सकते हो। मतलब कि ये साइक्लिक के लिए भी ऐसा होगा और फॉर आइसोथर्मल के लिए भी ऐसा ही होगा। तो आप इसे लिख लीजिएगा। एक बार कॉपी करेंगे, फिर हम आगे की बातें कर लेते हैं। चलो भाई, देखो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमें जरूर मिलना चाहिए। इसका रिजल्ट हमें कब मिलेगा? जब आप सेटिस्फाई होंगे कि हाँ, हमें थर्मोडायनामिक्स समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद आइसोकोरिक आइसोथर्मल हो गया, साइक्लिक हो गया। सेकंड प्रोसेस की बात करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। किसके लिए अप्लाई करेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि तुमने पता है कि वॉल्यूम क्या कर रहे ना, यहां पे कांस्टेंट रहना है। मतलब कि डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा? 0 के बराबर। तुमने अभी अभी पढ़ा होगा W विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इनटू dV के बराबर पढ़ा है। तो यहां W विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। W विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा E बराबर क्या है? Q प्लस W। अच्छा, W की वैल्यू क्या है? 0 है। देन डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू Q के बराबर है। ये हम कहां से लाए? ये हम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा।
फिर वही बात है कि अगर आपका डेल्टा ई है ये क्यू के बराबर है, अब ये क्यू के बराबर है तो अब समझो इस बात को, ये इक्वल है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो माइनस क्यू हो सकता है या प्लस क्यू हो सकता है। दो चीजें, या तो माइनस क्यू हो सकता है, मतलब मैं कहूं कि क्यू विल बी, ऐसे प्यार से लिखते हैं ना नेगेटिव, और यहां लिखे क्यू विल बी पॉजिटिव। भाई ये नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू भी नेगेटिव ही होगी, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो हम यहां कहेंगे क्या, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। पॉजिटिव अगर होगा तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, और अगर हीट एब्जॉर्ब कर, पहले यहां पे देखें ना यार, समझो पहले इस बात को, इतना भसड़ में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा ई बराबर क्यू के, क्यू बराबर माइनस हुई, मतलब नेगेटिव के बराबर। नेगेटिव का मतलब है हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। अच्छा, हीट रिलीज हुई, इसकी वैल्यू कम हुई, नेगेटिव में जा रही तो कम होगी ना, ये भी कम होगा, बराबर है दोनों के दोनों। सो इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, लिख सकते, अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करे तो टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। अगर मैं यहां बात करूं यहां की, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब एब्जॉर्ब होगा मतलब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कॉपी करें आप इसे। अच्छा जी, चलो अब बात करें दूसरे की, मतलब थर्ड, फोर एडियाबैटिक पढ़ते हैं पहले, एडियाबैटिक प्रोसेस, फोर एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, एडियाबैटिक, अब मैं ना एक बार आप इसे कॉपी कर लेना जरूर, मैं टाइम दूंगा आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका मतलब मैं पहले ही समझा के आया हूं, हीट एनर्जी चेंज बराबर किसके होता है, जीरो के बराबर। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बराबर होता है भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू के। ऐसा ही तो होता है, हाँ ऐसा ही होता है यार। 45 मिनट का लेक्चर हो गया। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि अब भी कोई कमी है तो फिर हम में कमी नहीं है, ये आप में कमी है। क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, यहां की बात करें, ये वैल्यू जीरो, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर, डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर। किसके बराबर भाई, डब्ल्यू के बराबर। सेम चीजें, डब्ल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, ये पॉजिटिव वर्क डन ऑन द सिस्टम। कॉपी करो, फिर हम पढ़ाते हैं आपको इसी को आगे। यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां हमारे पास जगह है, जगह है, जगह। डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू निकाला मैंने डब्ल्यू के बराबर। अब यहां दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें मतलब कि डब्ल्यू विल बी पॉजिटिव और डब्ल्यू विल बी नेगेटिव। इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब कह सकता हूं पॉजिटिव कब होगा, जब हम काम करेंगे। हम का मतलब कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन सिस्टम पे बढ़ेगा, मतलब आप करोगे सिस्टम पे के ऊपर वर्क, तो आप लिख सकते हो कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीजेज, और कह सकते हो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो बी इंक्रीजेज। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। लिख लो, उसके बाद W विल बी नेगेटिव। आप कहोगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, नहीं बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। और यहां से हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये वैल्यू कम होगी। टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। आप इसे कॉपी करें, फिर हमारा बच जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बच जाता है, आइसोबैरिक प्रोसेस बच जाता है। हाँ भाई,
करें इसे, मिटा दें, लिखा होगा आपने। लास्ट है, फिर एक दो क्वेश्चंस आपके लिए नोट करके दूंगा मैं। और पते की बात है, पते की बात है। पते की बात क्या है सर? पते की बात ये है कि फोर्थ होगा है शायद, फोर्थ या फिफ्थ होगा, 4 आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, अच्छा आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है? आइसोबारिक, बारिक बारिक बारिक। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कि यहां प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है इट मींस डेल्टा पी विल बी इक्वल्स टू 0 के बराबर। लेकिन हां, पी 0 नहीं है, यहां पी 0 नहीं है। आपको पता है कि डेल्टा ई बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। अब एट कांस्टेंट प्रेशर आप डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू लिख सकते हो क्यू पी प्लस डब्ल्यू। वी नो दैट, इसे समझो कि वी नो दैट क्या W विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल, माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV। लिख लो एक बार, W विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू dV के बराबर होता है। अब सुनो कि डेल्टा E, मैं इसकी वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में लिख रहा हूं। डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू, इसे क्या लिखूं? QP, इसे लिख दूं माइनस ऑफ P इंटू dV। सर प्रेशर तो 0 है। नहीं बच्चे, यही तो बात समझने की है कि चेंज इन प्रेशर 0 है, प्रेशर 0 नहीं है। दोनों चीजों में फर्क है, चेंज इन प्रेशर और प्रेशर। प्रेशर 0 नहीं है, हां इनिशियल और फाइनल कंडीशंस उसकी सेम है, तो उसमें चेंज जो निकालेंगे वो 0 के बराबर आएगा। क्लियर? ये आया आपके सामने। अच्छा, ये आया तो ये जो QP है ये क्या है? ये है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। आप इसे प्यार से डेल्टा H मतलब एंथैल्पी बुला सकते हो। मतलब कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर रेफर्स टू एंथैल्पी। इसे डेल ऑफ H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल ऑफ H से रिप्रेजेंट। इसका मतलब यह हो गया कि डेल ऑफ E विल बी इक्वल्स टू, क्या लिख दूं मैं? डेल ऑफ H, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन में लिख रहा हूं, माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा V, माइनस ऑफ P इंटू डेल्टा V के बराबर। अगर मुझे यहां से डेल H की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम निकालना पड़ जाए, तो डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू, मेरे पास ये वैल्यू इधर जाएगी, तो डेल ऑफ E प्लस P डेल्टा V। बहुत काम की इक्वेशन है, बहुत काम की, कि आपको एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम अगर निकालना है तो आप ऐसे करोगे। मतलब कि यहां जो डेल H है वो क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो डेल ऑफ E है, ये जो डेल ऑफ E है, ये है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों चीजें नोट करें, डेल ऑफ E हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल ऑफ H हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। नोट कर लो आप इन्हें। हाँ, तो आप लोगों ने नोट किया होगा। मैं एक बार वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चंस देता हूं, वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा और वो क्वेश्चन सोल्व करके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन करने हैं। तो मैं एक बार पॉज करूंगा जरूर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तीनों क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, सोल्व करने हैं और आंसर को कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है, मैं बोल भी देता हूं। ए गैस एक्सपेंड फ्रीली, a gas expands freely in a container from 1 liter to 2 liter, then find work done by the gas।
देन फाइंड वर्क डन बाय द गैस। अब आप समझ गए होंगे इसके अंदर क्या करना है क्या नहीं करना, एक्सपेंड्स फ्रीली। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ अ गैस। आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर। वॉल्यूम इंक्रीज करता है इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इज 500 जूल, देन फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको डी ई निकालना है, डेल्टा ई निकालना है, इन कैलोरीज, कैलोरी के अंदर निकालना है, और आर की जो वैल्यू लेनी है वो 2 कैलोरीज के बराबर लेनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो है गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 20 लीटर टू 8 लीटर। कंप्रेस किया जाता है 20 लीटर से 8 लीटर में एट 2 atm प्रेशर, देन फाइंड द वर्क डन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इन्हें नोट कर लें और जल्दी से जल्दी आप इनका आंसर देकर कमेंट सेक्शन में या कमेंट में जरूर इनके आंसर दीजिएगा आप। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये था आज का हमारा लेक्चर, काफी लंबा लेक्चर रहा है, 50 मिनट का सेशन जो है ये हमारा है, लेकिन बिल्कुल मजा आ गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे और भी चीजें इसके बारे में जानेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप उस प्रॉब्लम को बता दीजिए, या आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स मेंशन कर रखे हैं, आप वहां पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। तो अभी के लिए हम कहना चाहेंगे कि आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक हमें झेला है, अब आगे भी झेलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ में।